हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग ब्रह्मा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, क्योंकि ये कुछ है रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस। ऑलराइट, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो एंड नॉलेजफुल वीडियो पाते रहें। ऑलराइट, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइज, लेट्स बिगिन। तो आप लोगों को बताता हूं कि ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है। आज पूरी डिटेल में समझेंगे ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में, और ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो व्हाट इज ग्लोबल एंटरप्राइज? जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज, ग्लोबल का मतलब क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड। आपके जो बिजनेस होंगे वो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करेंगे। आप जो भी बिजनेस करते हो या कोई भी ओनर जो बिजनेस करता है, अपनी कंपनी चलाता है, अगर वो पूरी दुनिया में अगर अपने बिजनेस को फैला कर रखा हुआ है तो ऐसे बिजनेस हम कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया ग्लोबल एंटरप्राइज का। अब हम इसको देखेंगे, इसके फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं। हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक मेरिट डीमेरिट होता है, सबका एक फीचर्स होता है। तो चलिए आज समझते हैं ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में। तो ग्लोबल एंटरप्राइज बेसिकली 2 दशक से 2 डिकेड से बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है इंडियन मार्केट में, और इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह की कंपनी एक इंडियन इकोनॉमी में इंप्रूव करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके वजह से इंडिया में फॉरेन करेंसीज आती हैं। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जो मार्केट होते हैं बहुत ही बड़े हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर के कस्टमर को, उसके कस्टमर्स बेसिकली दुनिया भर में पूरे हैं। ओके, इसकी वजह से इस तरह की जो कंपनी होती है, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इस तरह के एंटरप्राइज जो होते हैं, वो एक इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट करते हैं, इंडियन इकोनॉमी को एक बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट देते हैं इन टर्म्स ऑफ, एज आई सेड, फॉरेन करेंसी, या इन टर्म्स ऑफ टैक्स, इन टर्म्स ऑफ इनकम। ओके, दूसरा चीज क्या होता है ये ग्लोबल एंटरप्राइज की, इस तरह के जो बिजनेस होते हैं वो बियॉन्ड द बाउंड्री कंट्रोल, यानी कि इंडिया की जो बाउंड्री है, टेरिटरी बाउंड्री जिसे हम कहते हैं, उसके बियॉन्ड में जाके बिजनेस करती है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कई सारे कंट्रीज के फ्लैग्स हैं यहाँ पर, मतलब कि इंडिया की कोई कंपनी अगर है तो कई सारी कंपनी अब कई सारी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस करती है। ठीक है, तो ये जो फ्लैग्स हैं क्या है? बेसिकली ये कई सारी कंट्रीज हैं। ओके, तो मैं इस पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। ओके, और इस तरह की जो कंपनी होती है उसकी हेडक्वार्टर बेसिकली एक जगह पे होता है। जैसे कि हम इंडिया में, तो ऑफकोर्स इंडिया की बात करेंगे, तो अगर कोई इंडियन कंपनी है उसका हेडक्वार्टर मान लेते हैं अगर उसका बैंगलोर में है, ओके, तो वो बैंगलोर में हेडक्वार्टर तो है, लेकिन उसके जो बिजनेस होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड में होंगे, और वो सारे बिजनेस को अपने पूरे वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। ओके, इस तरह के जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज होते हैं, वो अपने नेटवर्क को डे बाय डे कर लें या मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, वो अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहते हैं। यानी अगर से कि कोई एक इंडियन कंपनी है, वो आज अपनी हेडक्वार्टर से बेंगलोर में है, उसकी अपने बिजनेस को से गल्फ कंट्रीज में बढ़ा लिया, 5-6 देशों में, तो वो वहीं तक नहीं रुकती है, वो ईयर बाय ईयर, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ वो क्या करती है? अपने नेटवर्क को बढ़ाती है। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्री में घुस गई तो कभी अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में अपने बिजनेस को बढ़ाते रहती है। ये कीप्स मूविंग काइंड ऑफ प्रोसेस होता है कि वो अपना नेटवर्क डे बाय डे बढ़ाती रहती है, और उसका ऑपरेशंस लेवल और अपने जो बिजनेस लेवल है वो हमेशा ग्रोथ की तरफ लेके जाती है इस तरह की कंपनी। तो ग्लोबल एंटरप्राइज ऑल टुगेदर क्या हो गया कि ये जो है लास्ट 2 डिकेड से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ये जो बिजनेस होते हैं वो बियॉन्ड द बाउंड्री कंट्रोल ऑफ इंडिया या फिर कोई भी कंट्री के बियॉन्ड द बाउंड्री कंट्रोल ऑपरेट करती हैं, और अपने जो इस तरह के बिजनेस होते हैं उनके हेडक्वार्टर्स जो होते हैं एक जगह पर रहता है, बट बिजनेस को पूरे वर्ल्ड वाइड चलाते हैं, और डे बाय डे, ईयर बाय ईयर अपने नेटवर्क को फैलाते रहते हैं, और अपना एग्जिस्टेंस वर्ल्ड वाइड मोस्ट ऑफ द कंट्री कवर करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं ऐसे बिजनेस को। ओके, तो लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ग्लोबल एंटरप्राइज में आपका जो एग्जांपल्स में सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट, देन
विप्रो, आईबीएम, एक्सेंचर। अच्छा, अब आप लोग खुद देखते होंगे अपने आसपास रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या कोई भी आपके आसपास में लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, और इस तरह की कंपनी का नाम सुने होंगे आप, ठीक है। तो वो लोग क्या कहते हैं कि मैं एक एमएनसी में जॉब करता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी। वो लोग कहते हैं मेरी कंपनी का ब्रांच यूएसए में है, तो कभी बोलते हैं कोई दूसरी दूसरी कंट्रीज में नाम लेते रहते हैं। तो बेसिकली वो तरह की जो कंपनियां होती हैं वही होती हैं ग्लोबल एंटरप्राइज, ग्लोबल कंपनी। ओके, तो इसको एमएनसी भी कह सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। ऑलराइट, तो और नेक्स्ट उसका जो एग्जांपल आप देख सकते हैं, आईबीएम है, इन्फोसिस है, एचएसबीसी, हनीवेल। तो ये सारी कंपनियां जो हैं ये ग्लोबल एंटरप्राइज के एग्जांपल्स हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है कि यूज कैपिटल रिसोर्स। तो जैसा मैंने बोला, ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसमें एग्जिस्टेंस होती है इस तरह के बिजनेस की, अपने सारे बिजनेस ऑपरेशन को वो पूरे वर्ल्ड वाइड में ये लोग चलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनको एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अपने हर लेक्चर में ऑलमोस्ट यूज कर रहा हूं, अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं उस पर एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। ओके, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको एक्सपोजर उनका जो होता है ग्लोबली होता है, उनको दुनिया में सारी कंपनी जानती हैं, सारे लोग जानते हैं। तो क्या होता है कि जब ऐसी कंपनी, जब ग्लोबल एग्जिस्टेंस उनकी रहती है, तो उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो वो लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वहां से अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कंपनी होती है उसमें बेसिकली यूज कैपिटल रिसोर्स रहता है, ठीक है। इसमें रिसोर्सेस यानी कि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं अपने कैपिटल को रेज करने के। दूसरा जो इसका फीचर है वो है कि फॉरेन कोलैबोरेशन। कोई भी कंपनी जो ग्लोबल जाना चाहती है वो फॉरेन कोलैबोरेशन से भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्लोबली लेके जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी से यूएसए में है और इंडिया में कंपनी है, वो अपना कोलैबोरेट करके दोनों लोग अपना बिजनेस को, वो लोग एक अपने बिजनेस को ग्लोबली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ग्लोबली अपना एक्सपोजर ला सकते हैं। ओके, ये उसका दूसरा उसका फीचर्स हो गया। तीसरा जो इसका फीचर है वो कहता है एडवांस टेक्नोलॉजी। वो कैसे होगा? ऑफ कोर्स, एक कंपनी जब पूरी ग्लोबली उसके एग्जिस्टेंस है तो वो अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अपनी या फिर प्रोडक्शन लेवल को एक सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए टेक्नोलॉजी पे लोग जरूर काम करते हैं। और वो टेक्नोलॉजी उनकी जो होती है एडवांस्ड होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं और उनके पास एक ऑप्शन रहते हैं कि हाँ, कौन सी कंट्री में या फिर कौन सी कंट्री का टेक्नोलॉजी अच्छा है जो हमारी कंपनी के प्रोडक्शन के लिए या कंपनी के प्रोसेस के लिए ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट करेगा। तो वो लोग रिसर्च करते रहते हैं, अपने आप टू डेट रहते हैं मार्केट से, और इसकी वजह से उनकी टेक्नोलॉजी जो होती है वो एडवांस होती है। और ऑफकोर्स उनको एडवांस रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्लोबली उनको एक जितना बड़ी कंपनी उतना ज्यादा कंपटीशन, राइट? जितना बड़ा मार्केट उतना बड़ा कंपटीशन। तो अगर मार्केट में उनको लंबे टाइम तक रहना है तो टेक्नोलॉजी से उनको अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। ओके, चौथा जो इसका फीचर्स है वो है प्रोडक्ट इनोवेशन। ये डे टू डे अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो भी बनाना है प्रोडक्ट वो वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए। तो प्रोडक्ट इनोवेशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि जो कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को इनोवेट करना पड़ेगा, अप टू डेट मार्केट में होना ही पड़ेगा। नहीं तो इतना कंपटीशन है ग्लोबल मार्केट में कि कोई कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अगर अपने टेक्नोलॉजी को लेकर के या इनोवेशंस को लेकर अगर थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज किए तो इस तरह की जो कंपनी होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग अपने प्रोडक्ट इनोवेशन पे बहुत खास काम करते हैं। और ये उसका एक फीचर होता है ग्लोबल एंटरप्राइज का कि प्रोडक्ट इनोवेशन इसमें अच्छा होता है। नेक्स्ट है इनकी मार्केट स्ट्रेटजीज। तो इनकी जो मार्केट स्ट्रेटजीज होती है वो बेस्ड ऑन ग्लोबल मार्केट होती है और उसको इनहेंस करते हैं, उसको अप टू डेट करते हैं, स्ट्रेटजीज को हमेशा चेंज करते रहते हैं। अगर कुछ वो स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रही है उसको तुरंत स्ट्रेटजीज को अगेन उसको मॉडिफाई करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। ऑफकोर्स उनको क्या करना है कि इतने सारे ग्लोबल रिक्वायरमेंट है, उनकी नीड्स एंड वांट्स इतनी डिफरेंट है एक कंट्री से दूसरी कंट्री कि उनको अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनी नहीं चेंज करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर कस्टमर के पास उनकी प्रोडक्ट पहुंचने में टाइम लगेगा। ऑलराइट,
तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एक ग्लोबल एंटरप्राइज की अप टू डेट रहती है, हमेशा चेंजेस होते रहती है, और एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इनकी होती है ताकि लोग कंपीट कर सकें ग्लोबल मार्केट में। नेक्स्ट इसका जो आप देख सकते हैं फीचर, वो है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो जैसा मैंने इसका मीनिंग में बोला था कि इसका हेडक्वार्टर एक कंट्री में एक जगह पे होगा, एक सिटी में कह लें या कहीं पर भी। तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया, बैंगलोर में कोई कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर है और अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड वाइड अपने फैला के रखा है। तो जो भी डिसीजन, वो सारे बिजनेस जो भी अपना उस पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी बिजनेस चला रहा है, उससे रिलेटेड अगर किसी तरह का अगर डिसीजन लेना है, कंट्रोल मेजर्स लेना है, और ऑपरेशन रिलेटेड किसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई भी स्ट्रेटजीज फॉलो करना है, स्ट्रेटजीज बनाना है, वो सभी क्या होती है, वो एक जगह पे यानी कि हेडक्वार्टर में डिसाइड होती है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब देखते हैं कि इस तरह के ग्लोबल एंटरप्राइज के मेरिट्स क्या होते हैं। ओके, मेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज। तो आई थिंक ये जो मैंने पिक्चर्स डाले हैं उससे आपको क्लियर दिमाग में आपके आ जाएगा, और मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला जो इसका मेरिट होता है कि न्यू रेवेन्यू पोटेंशियल। तो ऑफ कोर्स क्या होता है, अगर आप इंडिया में आपकी कोई कंपनी, एक ही इंडिया का एग्जांपल नहीं लेते हैं, कोई भी कंट्री में अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी उसी कंट्री लेवल तक ही अगर बिजनेस कर रही है, तो उसके जो कस्टमर बेस है वो फिक्स्ड है। ओके, कि हाँ अगर 2 करोड़ पॉपुलेशन है तो 2 करोड़ उसके कस्टमर है, अगर सभी को टारगेट कर लिए तो। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड जाते हैं तो उसके 2 करोड़ नहीं, उसके 200 करोड़ भी उसके कस्टमर हो सकते हैं। तो न्यू रेवेन्यू पोटेंशियल, यानी कि जब उसके कस्टमर बेस बढ़ेंगे तो उसके रेवेन्यू की पोटेंशियल उसकी बढ़ेगी, तो इसके मेरिट है। अब उसकी रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उसकी सेलिंग ज्यादा होगा, उससे प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा आएंगे। ओके, तो ये इसका मेरिट हो गया कि न्यू रेवेन्यू पोटेंशियल। दूसरा इसका क्या है मेरिट, कि यूज कैपिटल रिसोर्स। तो जैसा मैंने मीनिंग में बोला था कि वर्ल्ड वाइड इसके बिजनेस ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसकी ट्रस्ट जो होंगे, यानी कि इसके जो कंपनी पे बिलीव होगा, इसके गुडविल जो होंगे वो बहुत हाई लेवल के होंगे। तो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग ट्रस्ट करते हैं, वो लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही आगे बढ़ के आते हैं। तो जो कंपनी का जो रिसोर्स है कैपिटल का, वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो उनके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं फंड रेज करने के। इसका जो तीसरा मेरिट होता है वो है कि ग्रेटर एक्सेस टू टैलेंट। उनके पास इतनी बड़े मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, कि उनको अगर एम्प्लॉय हायर करना है तो उनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा खुले हैं। तो टैलेंट, अगर उनको टैलेंट हायर करना है, एक अच्छा उनको एम्प्लॉय हायर करना है, तो उनके पास एक्सेस बहुत बड़ा है। ओके, इसका जो नेक्स्ट मेरिट है लर्निंग अ न्यू कल्चर। तो इंडिया की कल्चर आप जानते हैं क्या है। ओके, एक एग्जांपल देते हैं, हमारी कल्चर क्या है, कोई सामने मिलता है या तो नमस्ते करते हैं, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, हैंडशेक करेंगे। लेकिन अगर आप यही चले जाएं अगर दुबई में, तो वहां पर लोग गले मिलते हैं। अगर आप यूएसए में चले जाएं तो वहां पर हैंडशेक करते हैं, ठीक है। तो कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप चाइना में चले जाएं तो वहां पर ऐसे करेंगे। ओके, तो कल्चर का डिफरेंस होता है। तो अगर आपके बिजनेस से चाइना में है तो उससे क्या होगा, आप वहां का कल्चर सीखोगे। आप अगर से गल्फ में है अगर आपका बिजनेस, तो आप वहां कल्चर सीख सकते हो। वेस्टर्न कंट्री का तो वेस्टर्न कल्चर सीखोगे। इससे क्या होता है, ग्लोबल एंटरप्राइज से आप न्यू कल्चर सीखने में आपको एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जैसा कि मैंने बोला, यूज कैपिटल रिसोर्स में कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो वही यहाँ पर सेम चीज है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आपके बिजनेस ग्लोबली आपका प्रेजेंस रखता है, आपका बिजनेस पूरा ऑपरेट हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, तो दुनिया भर की कंपनी होती है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आपकी कंपनी को जानते हैं, ट्रस्ट करते हैं आपकी कंपनी पे, तो इसके वजह से वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि फॉरेन का इन्वेस्टमेंट जो है वो ले सके। ये इसका मेरिट हो गया। नेक्स्ट जो इसका मेरिट होता है कि डाइवर्सिफाइंग कंपनी मार्केट्स। तो डाइवर्सिफाइंग कंपनी मार्केट का मतलब क्या हो गया कि आप अपने मार्केट को वर्ल्ड क्लास का बना रहे हो, उनके जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बना रहे हो। आपके प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक सिंपल आपका पुराने ख्यालात वाला या फिर एक सेम वही प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। आप जिस जो कंट्री का, अगर आपका 100 कंट्री में अगर आपका बिजनेस चल रहा है, तो 100 कंट्री का जो कस्टमर है उनकी डिफरेंट जो डिमांड्स हैं,
उनके जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना रहे हो। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट टाइप्स होते हैं बहुत सारे रहते हैं, आप उस पर बहुत ज्यादा काम करते हो। तो ये इसका मेरिट हो गया कि आप हर एक कंट्री का, हर एक कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स का ख्याल रखते हो और उसके हिसाब से प्रोडक्ट लाइन बेसिकली कह सकते हैं कि आप प्रोडक्ट लाइन आपका बढ़ाते हो। उसको कहते हैं डाइवर्सिफाइंग कंपनी मार्केट्स एंड डाइवर्सिफाइंग कंपनी प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट जो इसका मेरिट है वो है कि इंप्रूविंग कंपनीज रेपुटेशन। तो यस, अगर एक कंपनी इंडिया लेवल की है, सिर्फ इंडिया में जो ऑपरेट करती है, उसकी जो कंपनी के रेपुटेशन होंगे वो इंडिया तक ही सीमित रहेंगे। बहुत होगा तो फॉरेन के लोग जानेंगे लेकिन बहुत कम जानेंगे। लेकिन अगर बात कर लेंगे यहीं पर इससे रिलायंस, ठीक है, टाटा मोटर्स, जिन लोग की अगर बात करें तो ये लोग क्या होते हैं, इनकी जो कंपनी है पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। कैसे फेमस है? क्यों? क्योंकि इनकी बिजनेस जो है वो ग्लोबली प्रेजेंस रखते हैं, एग्जिस्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उस कंपनी का जो भी कंपनी ग्लोबल एंटरप्राइज है, ग्लोबली जो ऑपरेट कर रही हैं, उनकी रेपुटेशन इंप्रूव होती है, वर्ल्ड वाइड इंप्रूवमेंट होती है। इट्स नॉट ओनली वर्ल्ड वाइड, इंडिया में भी उनकी जो एक रेपुटेशन होती है बहुत ही अच्छी बनी रहती है कि ओके दिस इज एमएनसी कंपनी, बड़ी कंपनी है, ऐसा हम कहते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ऐसी कंपनी का, ऑफकोर्स हर एक कंपनी का डिमेरिट्स होता है, तो इसकी भी कुछ डिमेरिट्स हैं। लेट्स सी व्हाट इज दैट। तो डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइज, सबसे पहला जो इसका डिमेरिट है वो कहता है कि शिपिंग कस्टम ड्यूटीज। क्या हो गया? शिपिंग एंड कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। हर कंट्री का एक अलग अलग एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कस्टम एंड ड्यूटीज का। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि से आप चाइना से कोई सामान, आप से कोई भी एक प्रोडक्ट, एक टॉय आप इंपोर्ट करते हो, उसकी कीमत अगर वहां पर 30 रुपए है तो इंडिया में आते आते उसकी कीमत 200 हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है, कस्टम एंड ड्यूटीज। तो ये क्या होते हैं कि थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है जब कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं। तो ग्लोबल एंटरप्राइज में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप जो प्राइसिंग जो है बेसिकली उसको आप मीट नहीं कर सकते कस्टमर के रिक्वायरमेंट से। उसके अलावा कई सारे और प्रोसेस होते हैं, जैसे कि रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं। कहीं रेजिड गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं तो कहीं पे इजी है। ओके, इसका जो दूसरा डिमेरिट है वो है कि लैंग्वेज बैरियर। तो आप जानते हैं कि चाइना में लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। आई थिंक यू गाइस मस्ट बी अवेयर कि चाइना में लोगों को इंग्लिश नहीं आती है बोलने। तो जब इंग्लिश उनको नहीं आती है तो हिंदी की तो बात ही छोड़ दें। तो अगर आप एज एन इंपोर्टर, अगर कोई आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, आप चाइना से कोई सामान मंगाना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेट करने में उनसे बहुत बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है, आप हिंदी में बात नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के इश्यूज हैं। वैसे ही आप दूसरी कंट्री का भी एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश आती ही नहीं है, तो आप वेस्टर्न कंट्री से या फिर कहीं दूसरी बाहर की कंट्री से अगर आप कोई सामान इंपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट ही करना चाहते हो बेसिकली, तो आपको उसमें लैंग्वेज बैरियर की इश्यूज आ जाती है। ओके, तो ये इसका दूसरा डिमेरिट हो गया। तीसरा डिमेरिट है कि आपको कल्चरल डिफरेंस, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था और आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हर एक कंट्री का एक अलग कल्चर होता है। ठीक है, वो समटाइम्स वो बैरियर का भी काम करता है। ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले अगर आपको उससे, आपके कोई क्लाइंट है, आप उससे मिलने जा रहे हो, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है आपको, आप उससे मिलने जा रहे हो, तो आप अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो कल्चर है उसको ही फॉलो करोगे। आप नमस्ते करोगे, ठीक है, वो सामने हाथ बढ़ा दिया, आप नमस्ते कर लिए, तो उससे क्या होता है, थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है दोनों के बीच में कि ये तो गड़बड़ हो गया है ना। तो ये क्या होता है, कल्चरल डिफरेंस जो होते हैं, थोड़ा सा ये डिमेरिट है ये। ओके, तो चौथा इसका जो डिमेरिट है कि सर्विसिंग कस्टमर। अब ये सर्विसिंग कस्टमर का क्या मतलब हुआ? तो देखिए क्या होता है कि आप अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो जो इंडिया का नहीं है, ठीक है, आप समझो कि वो या तो चाइना का या फिलीपींस का है या फिर कोई दूसरी ऐसी कंट्री का है जहां की लैंग्वेज हमको नहीं पता है, तो अगर आप कस्टमर केयर कॉल करते हो तो वो लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। आपका कोई इशू फिक्स करना है, आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सर्विसिंग के लिए आप कॉल कर दिए कि ये मैं इशू फेस कर रहा हूं, और वो सामने वाला बंदा कोई दूसरा लैंग्वेज में बोल रहा है, हिंदी इंग्लिश को जानता ही नहीं है, तो वो एक दिक्कत आती है ग्लोबल एंटरप्राइज में। अब वो फिलीपींस वाली जो कंपनी है वो बेच दिया अपना सामान इंडिया के कस्टमर को, लेकिन जब सर्विसिंग के लिए कस्टमर कॉल कर रहा है तो वो लोग क्या कर रहा है, अपनी ही लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो ये जो इश्यूज आते हैं इस तरह के, और इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं कि जैसे अगर आपको उससे फिजिकली उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको फिजिकली उसको उसके पास होना चाहिए सर्विस करने के लिए वो प्रोडक्ट का, सिर्फ मोबाइल फोन ही अगर है,
वो इंडिया में वो उसकी सर्विसिंग होती ही नहीं है। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसको क्या है, वो मोबाइल को बेसिकली भेजना पड़ेगा, वो जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो कंट्री से वो प्रोडक्ट आया वहां पर सर्विस हो सकती है। तो वो क्या है, कस्टमर को सर्विस देने में बहुत इश्यूज आती हैं। ठीक है, ऐसा मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता है, बट हो सकता है ऐसा। तो ये ग्लोबल इंटरप्राइज का एक ये भी डीमेरिट होता है। ठीक है, अब मतलब ये कैसे हो सकता है कि जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो न्यूली ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसके दूसरी कंट्रीज में उसके सर्विस सेंटर नहीं है। ठीक है, तो और वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो क्या बना रहा है, अपने होम बेस्ड बना रहा है। होम बेस्ड का मतलब जो कंट्री का है, होम कंट्री का उसकी जो है वहां के हिसाब से वो प्रोडक्ट बना रहा है, और न्यूली अभी ग्लोबल मार्केट में एंट्री किया, उसके सर्विस सेंटर उस पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है जहां उसके कस्टमर है। तो अगर वो सर्विस देना है उस कस्टमर को तो कैसे करेगा? तो वहां पे क्या होता है, एक इश्यू आ जाती है, वो डीमेरिट होता है ग्लोबल एंटरप्राइज का। चौथा क्या है कि रिटर्निंग ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर आप देखें तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो ऑनलाइन हम अगर ऑर्डर कर देते हैं और उसमें कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो उसमें कभी कभी इश्यूज आ जाती हैं रिटर्निंग करने में, क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं उसका ऑफिस। उसके जहां से हम सामान खरीदे वो बेसिकली वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है ही नहीं। अब उसको रिटर्न हम कैसे करें? ऑनलाइन तो पॉसिबल है, बट समटाइम्स देयर माइट बी सम इश्यूज कि हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी इसका डिमेरिट हो गया। इसका जो नेक्स्ट डिमेरिट है वो कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, यानी कि ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपके आइडियाज को चुरा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में, आपका आइडिया यानी कि जो बल्ब है वो एक आइडिया है, उसको एक चोर लेके भाग रहा है। ठीक है, तो ये ग्लोबल जो बिजनेस होते हैं इसमें एक बहुत ज्यादा इसमें चांसेस होते हैं कि आपकी जो आइडियाज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये आइडिया या कोई इनोवेशन या किसी तरह का आपका नई एक थॉट है जिसके बेसिस आप बिजनेस कर रहे हो, उसका चोरी होने का बहुत ज्यादा डर रहता है, क्योंकि आपका बिजनेस पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। ओके, इस तरह के ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो पूरी दुनिया में वो फेमस हो रहे हैं, उनकी पूरी दुनिया जान ली उनको। तो इसकी वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि उनकी सोच, उनके बिजनेस आइडियाज, उनके इनोवेशंस, उनकी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें की चोरी होने का बहुत ज्यादा डर होता है। तो ये हो गया इसके डीमेरिट्स। तो आई होप कि आपको ग्लोबल इंटरप्राइज के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो, किसी तरह का डाउट हो, कमेंट सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, आप मुझे कमेंट करके ईमेल करके जरूर बताएं। और जाने से पहले आपसे अगर फिर से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन देखते रहें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बिजनेस स्टडीज के बारे में मिल सके, वो भी पढ़ाई कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।